ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पहला टॉपिक है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को समझने के लिए हमने एक मेटल का वायर ले लिया है। इसका क्रॉस सेक्शन हम लोग अज्यूम करेंगे ए, और इसका ओरिजिनल लेंथ ये है। ओरिजिनल लेंथ इसका कैपिटल एल ले लेते हैं, और इंक्रीज इन लेंथ ये नीचे वाला पोर्शन, ये इंक्रीज हुआ है फोर्स अप्लाई करने की वजह से। और फोर्स हमने नीचे की तरफ अप्लाई किया, ऊपर से वायर फिक्स्ड है। यहाँ पर कई सारे आपको नए फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता चलेगा, जिसमें पहला है स्ट्रेस। स्ट्रेस, अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाई ए। एफ इज द अप्लाइड फोर्स। इसके डायमेंशंस, प्रेशर के डायमेंशंस के इक्वल है, और यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी जो है वो रेशियो ऑफ लेंथ है, जिसको स्ट्रेन कहते हैं, जिसमें यहाँ पर फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो लेंथ इंक्रीज हुआ है दैट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। दो लेंथ्स का रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। ठीक है। किसी भी इलास्टिक मटेरियल के लिए अगर हमने मेटल लिया है तो ऑफ कोर्स उसमें हमें कुछ पोर्शन मिलेगा जहां पर ये स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। दैट मींस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस लिख सकते हैं। आप जितना स्ट्रेस अप्लाई करोगे उसके प्रोपोर्शनली स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा। दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ कहते हैं। अच्छा, अब ये हमने वन डायमेंशनल ऑलमोस्ट लिया है ऑब्जेक्ट, और इस केस में स्ट्रेस स्ट्रेन का जो रेशियो होता है दैट इज अ कांस्टेंट नोन एज यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस को कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये तब होता है जब हुक्स लॉ ओबे होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो दिस इक्वल टू एफ बाय ए बाय स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। अच्छा, अब हम देखेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन किस तरह से किसी मटेरियल पे चेंज होता है। स्ट्रेस इंक्रीज करने से कैसे स्ट्रेन चेंज होता है, दैट इज बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल और एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाई ए, where A is the area of cross section और F जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उस क्रॉस सेक्शन के ऊपर, वायर के नीचे नीचे डायरेक्शन में, नीचे वाले डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया है। और ये वाला क्रॉस सेक्शन है आपका ए, एंड याद है आपको ओरिजिनल लेंथ एल था, और स्ट्रेस अप्लाई करने के वजह से जो इंक्रीज इन लेंथ हुआ है वो स्मॉल एल है। अच्छा, अब स्ट्रेस के साथ स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेन कैसे इंक्रीज करेगा, ये बिहेवियर हमें देखना है। जैसे जैसे हम स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे, ऑब्वियसली फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारा स्ट्रेन भी इंक्रीज करेगा। और जब तक हुक्स लॉ ओबे हो रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियर है, मतलब लीनियरली वेरी कर रहा है। जैसे जैसे स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे लेंथ इंक्रीज करेगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि लेंथ बहुत कम इंक्रीज करेगा।
मैंने मेटल वायर के बारे में बोला था, इसको मेटल वायर सोचा था, लेकिन सोच के लगाया था। और ये इसमें स्ट्रेस के साथ साथ स्ट्रेन बहुत कम होता है, और ये बहुत दूर तक हुक्स लॉ ओबे करता है। दैट मीन्स यू गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जब तक हुक्स लॉ ओबे करेगा तब तक आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। दैट मीन्स एफ स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। अच्छा, से ये ए पॉइंट है जहां तक हुक्स लॉ ओबे हुआ। इसके बाद अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ेगा। मतलब इस पार्ट में हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, उससे ज्यादा हम स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर इलास्टिसिटी मेंटेन्ड है बी तक। मतलब ये है कि अगर हम स्ट्रेस को हटा लेंगे तो ओरिजिनल लेंथ में पहुंच जाएगा, स्ट्रेन जीरो हो जाएगा। ओ से बी तक पूरे में जब तक हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है स्ट्रेन हुआ है, और हम वो स्ट्रेस हटा देंगे तो स्ट्रेन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। मतलब देर विल बी नो नो एक्सटेंड, डिफॉर्मेशन। नो डिफॉर्मेशन। मतलब अब पहले वाले फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाएगा। और एक पॉइंट सी तक डिफॉर्मेशन थोड़ा बहुत रह जाएगा, पर फिर भी थोड़ा वो ट्रेस बैक करेगा, मतलब थोड़ा स्ट्रेन घटेगा। सी पॉइंट तक स्ट्रेन का थोड़ा बहुत रिडक्शन होगा। स्ट्रेट लाइन खींचा जाता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन हो ही नहीं रहा है। ये पॉइंट है ओ डैश जो है, ये है परमानेंट डिफॉर्मेशन जो हो गया है इस वायर में। मतलब आपने सी तक स्ट्रेस अप्लाई किया तो उसके बाद ये थोड़ा सा ट्रेस बैक करेगा, मतलब थोड़ा बहुत उसमें एक्सटेंशन कम होगा, लेकिन पूरी तरह से कम नहीं होगा। देयर विल बी अ परमानेंट डिफॉर्मेशन विच इज ओ डस्ट। नाउ आफ्टर सी अगर हम और स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो फिर वो प्लास्टिक रीजन में आ जाएगा, जहां से वो वापस नहीं आएगा। मतलब और परमानेंटली पूरी तरह से डिफॉर्म हो जाएगा, और फिर नहीं रिड्यूस होगा। और बढ़ाते जाएंगे तो स्ट्रेन भी, अब स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा, जब तक वो ब्रेकिंग स्ट्रेस तक नहीं पहुंच जाता। सो डी जहां पर आए, डी जो पॉइंट बनाया है, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है। मतलब यहां तक आपने स्ट्रेस दे दिया तो ये टूट टूट जाएगा, लेकिन टूटेगा थोड़ा सा इलांगेशन के बाद। यहाँ पर वो ई पॉइंट पे जाके ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ फिर, जैसे जैसे हमने स्टार्ट किया स्ट्रेस अप्लाई करना, पहले स्ट्रेन इंक्रीज हुआ लीनियरली। मतलब वो ए जो पोर्शन है, इस पोर्शन में हुक्स लॉ ब्रेक हुआ। हुक्स लॉ ओबे होने का मतलब है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फिर ए से बी तक क्या हुआ, इलास्टिसिटी है मटेरियल में। मतलब यहां तक बी तक अगर हम स्ट्रेस देंगे तो वहां से जब स्ट्रेस हटाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। लेकिन ए से बी वाले पोर्शन में हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड, इसलिए लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। बट द मटेरियल इज इलास्टिक। So the elasticity high. हाँ, फिर बी से सी तक क्या हो रहा है, देर इज इलास्टिसिटी। नॉट ओबेड मीन्स stress is not proportional to strain, or strain is not proportional to stress, but the material is elastic. मटेरियल इलास्टिक होने का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम स्ट्रेस को हटाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिजिनल शेप ले लेगा। लेकिन बी से सी तक जब हम स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत
रिटेन करने की कोशिश करेगा अपने ओरिजिनल शेप को, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाएगा, एंड देयर विल बी अ परमानेंट स्ट्रेन ओ इक्वल टू ओ ओ डैश्ड। स्ट्रेस रिड्यूस होके यहाँ पे 0 हो गया है, लेकिन स्ट्रेन रह गया है। अच्छा, उसके बाद अगर हम स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे सी से डी तक, यहाँ पे ये प्लास्टिक रीजन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मटेरियल डक्टाइल है, यहाँ पे जो भी आप चेंज करोगे शेप में, वो शेप का परमानेंटली चेंज हो जाएगा। डी पे पहुंच के, डी है ब्रेकिंग स्ट्रेस, डी पॉइंट पे जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस है, मतलब डी पॉइंट का जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस है वो ऑब्वियसली इस एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, ये है ब्रेकिंग स्ट्रेस। इस पॉइंट के बाद आपको स्ट्रेस अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, और मटेरियल थोड़ा बहुत और इलांगेट होके ये पॉइंट पे जाके टूट जाएगा ऑटोमेटिकली। हम्म। तो बी टू सी क्या हुआ? परमानेंट डिफॉर्मेशन, स्प्रेड। Will now retain some strain. On removal of stress. जो है वो स्ट्रेंथ है वो है। C to D is plastic region. परमानेंट डिफॉर्मेशन एक है। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक वो होता है जिसको आप रिमोल्ड कर सकते हो बार बार, है ना, मतलब उसको जो शेप दे दोगे उसी शेप में रह जाएगा। हाँ, म्यूजिक से। যেটা প্রপার রেকর্ড হবে না। And D, breaking stress. ब्रेकिंग पॉइंट Material breaks. क्या बताएगी? पढ़ाई अच्छा, आप ये सोचो, जब आप किसी वायर को खींच रहे हो नीचे की तरफ, मतलब स्ट्रेन प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है। लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम रिड्यूस होता है तो हम ज्यादातर केसेस में उसको छोड़ दिए। लेकिन आप ये सोचो, टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर तो चेंज नहीं हो सकता ना, तो अगर आप लेंथ को इंक्रीज करोगे तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा। दैट मीन्स देयर विल बी अ चेंज इन रेडियस आर, इस रेडियस आर में भी चेंज होगा, डेल्टा आर, एंड दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हमने जो स्ट्रेन पढ़ा था वो लेटरल स्ट्रेन था, change in radius by original radius, that is lateral strain, and the ratio of lateral strain to longitudinal strain is Poisson's ratio. तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू lateral strain by longitudinal strain. हाँ।
डेल्टा आर बाय स्मॉल एल। अच्छा, द वैल्यू ऑफ पॉइसन्स रेशियो इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा रिड्यूस होगा, एंड इट इज बिटवीन 0 एंड 1 वैल्यू का 0 और 1 এর মধ্যে। अच्छा, तुम लोग इधर देखो, ये कैपिटल लेंथ एल लेंथ यहाँ तक है, यहाँ तक हमारा वायर का ओरिजिनल लेंथ है। उसके बाद हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस मतलब नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो एफ बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी है इस वायर का, दैट इज स्ट्रेस। और स्ट्रेस अप्लाई करने से क्या हो रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है। स्ट्रेन मतलब लेंथ इंक्रीज होगा तो ही स्ट्रेन बढ़ेगा। अब ये जो बढ़ा रहे हैं हम लेंथ को, इसके लिए तो हमें वर्क करना पड़ रहा है ना। हम जो भी वर्क करेंगे वो इसमें एनर्जी बन के स्टोर होगा। मतलब वायर को एक्सटेंड करेंगे तो उसमें एनर्जी स्टोर होगा, और वही एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली हम वर्क टर्म निकालेंगे। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि थ्रू आउट फोर्स, फोर्स का वैल्यू तो थ्रू आउट सेम नहीं रहेगा। फोर्स फोर्स अगर सेम भी रहा, स्ट्रेस का वैल्यू लेंथ के साथ साथ इलांगेशन के साथ साथ चेंज होता रहेगा। तो यंग्स मॉड्यूलस के फॉर्मूला से वो हम निकाल सकते हैं। एक्स इलांगेशन के लिए यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला निकाल लिखेंगे तो क्या होगा, एफ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ए है तो ए बाय एक्स बाय कैपिटल एल। यहां से क्या निकलेगा, एफ का वैल्यू वाई ए एक्स बाई एल। एफ का वैल्यू यही आएगा ना, फोर्स का वैल्यू ये आएगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्ले इन इंक्रीजिंग द लेंथ बाय डी एक्स। डी एक्स एक बहुत इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ है, जिसके लिए हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। हालांकि फोर्स तो एक्स पे डिपेंडेंट है, जितना इलांगेशन हुआ है उसके ऊपर फोर्स डिपेंडेंट है। आपका फोर्स का वैल्यू एक्स के साथ प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो हम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एक्सटेंशन के लिए इस फोर्स को कांस्टेंट मानेंगे, और उसके लिए छोटा सा वर्क, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू निकालना है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। एफ का वैल्यू वाई ए बाय एल इंटू एक्स डी एक्स। सो टोटल वर्क निकालने के लिए इसी को इंटीग्रेट करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको मैंने बाहर रख दिया। और टोटल वर्क फिर क्या निकलेगा, W इज इक्वल टू, इसको x को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ x का वैल्यू 0 है और यहाँ x का वैल्यू स्मॉल एल है, क्योंकि ये टोटल इंक्रीज इन लेंथ हुआ है स्मॉल एल तक। तो ये 0 टू स्मॉल एल आपका x dx इंटीग्रेट होगा। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू W A बाय एल, सॉरी वाई ए बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय टू। लिमिट्स पुट करेंगे 0 टू एल, दैट इज इक्वल टू वाई ए बाय एल। टू को भी बाहर निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में रह जाएगा एल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो एल स्क्वायर ही रख लेते हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने से हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आता है। स्ट्रेस क्या होता है, एफ बाई ए। एफ बाई ए मतलब वाई इंटू स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। वाई इंटू स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, ये स्ट्रेस का वैल्यू है। दिस इज स्ट्रेस। इसका वैल्यू एफ बाई ए के इक्वल है, आप पीछे यंग्स मॉड्यूलस के फॉर्मूले से भी देख सकते हो। और इसके अलावा फिर और क्या रह गया, यहाँ पर हमने स्ट्रेस के लिए यहाँ से एक y यूज किया है, एक L यूज किया है,
एक कैपिटल एल यूज किया है, और क्या बचा? एक स्मॉल एल बचा हुआ है, और एक कैपिटल एल हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। लेकिन अगर हमने एक्स्ट्रा लिया है तो उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और एक ए बचा हुआ है। ये जो एल इंटू ए है ना, ये वॉल्यूम है। ये जो है ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ द वायर। एक्चुअली ये जो एक्सटेंशन है स्मॉल एल, वो कंपेयर टू वायर वॉल्यूम बहुत छोटा है। ये मैंने वर्क को मैनिपुलेट करके ये इस फॉर्म में ले आई मैं इसको। और ये आपको पता है कि स्ट्रेन है ये। अब ये जो वर्क हमने किया है, ये दिस विल बी स्टोर्ड एज एनर्जी, potential energy. U is equal to W, and that is equal to half into stress into strain into volume. इसका मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन स्पेलिंग गलत लिखा है मैंने। ओके, रिकॉर्डिंग बंद करें। अच्छा, बेटा वी, ये वी वॉल्यूम का एक ऑब्जेक्ट है, और इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये जिस सरफेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसका एरिया है ए। If Then in this case, F by A is known as volume stress. अब इस फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से एक्चुअली आप देखो तो ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं हम, और प्रेशर के एप्लीकेशन की वजह से वॉल्यूम में रिडक्शन होगा, से वॉल्यूम थोड़ा सा छोटा हो गया। ये जितना वॉल्यूम छोटा हुआ, इसको हम डीवी लिखते हैं। Then dV by original volume, change in volume by original volume is known as volume strain. And ratio of volume stress to volume strain is known as bulk modulus. Bulk modulus B से भी रिप्रेजेंट करते हैं, B से ही करते हैं। Then B, bulk modulus B is equal to volume stress by volume strain. जनरली ये वॉल्यूम स्ट्रेस प्रेशर के इक्वल होता है, एंड वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा V by V या dV by V।